आज हम हडोती का चौहान राजवंश पढ़ेंगे। बहुत जोरदार कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, सारा हम पढ़ेंगे फैक्ट के साथ में। आरबीएससी, एनसीईआरटी एवं अधीनस्थ बोर्ड की प्रमाणित पुस्तकों से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आज तक एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं गया है। आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। हाडोती एवं हाडा चौहान शब्द कहाँ से आया, पूरा मैं आपको बताऊंगा। आज तक आपको पता नहीं होगा। बूंदी में अनिरुद्ध ने किस बड़ी घटना के कारण 84 खंभों की छतरी बनवाई थी। ये तो हमने पढ़ा है कि बूंदी में अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी बनाई थी, लेकिन कौन सी बड़ी घटना हुई जिस कारण उन्होंने 84 खंभों की छतरी बनाई थी। साथ ही हम पढ़ेंगे बूंदी के किस शासक ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाई। स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाने वाला बूंदी का शासक कौन था। और साथ में हम पढ़ेंगे कौन था वह बूंदी का शेर, बिल्कुल 56 इंच का सीना वाला वह शेर कौन था बूंदी का, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का नहीं बल्कि किसका सहयोग दिया, क्रांतिकारियों का सहयोग किया। जोरदार कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। देखिए, शुरुआत करते हैं हम हाडोती का चौहान राजवंश। हाडोती के चौहानों का बूंदी, कोटा और झालावाड़ में शासन था तथा ये सभी हाडा चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पहला ही प्रश्न ये है कि इनको हाडा चौहान क्यों कहते हैं। देखिए, एक शब्द आया हाडोती। हाडोती नाम इन हाडा चौहानों के नाम से पड़ा, लेकिन इनको हाडा शब्द कहां से आया। जैसे कि जालौर के चौहान हमने पढ़े, सोनगरा चौहान थे, तो सोनगरा शब्द कहां से आया था। वहां सोनगरा चौहान इनको इसलिए कहा क्योंकि वो सोना अधिक पहनते थे। मैंने कहा ना, बिना कारण कुछ नहीं होता है। सोना अधिक पहनने के कारण सोनगरा चौहान नाम पड़ा। दूसरा, हाडा नाम कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ये कद काठी में, जो इनकी कद काठी थी उसमें बहुत मजबूत थे, यानी मजबूत हड्डियों वाले शासक थे ये। हाडा, हड्डी मतलब अस्थि, बहुत मजबूत इनकी हड्डियां थी, अस्थियां बहुत मजबूत होती थी, इसलिए इनका नाम पड़ा हाडा। और हाडा चौहान जिस स्थान पर रहे उस क्षेत्र का नाम पड़ गया हाडोती। इसलिए हाडा और हाडोती आपको समझ में आ गया होगा। हाडोती के चौहानों का जो शासन है वो बूंदी, कोटा और झालावाड़ में रहा है। इससे पहले किनका शासन था, तो इससे पहले इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मीणाओं का शासन था। किसका शासन था, मीणाओं का। कब से था गुरुजी, महाभारत से इनका शासन था। मत्स्य जनपद की राजधानी आपने सुना होगा। मत्स्य शब्द कहां से आया, मीणाओं से आया था। तो महाभारत काल में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो किसके अधीन था, मीणाओं के अधीन था। क्या कारण हुआ और किस प्रकार से चौहानों ने यहाँ कब्जा किया और मीणाओं को हरा करके स्वयं यहाँ के शासक बने, तो पूरी कहानी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूंदी के हाडा चौहान। देखो, बूंदी का नाम बूंदी यहाँ के शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। आज भी बूंदी का नाम जो बूंदी है वो किसके नाम पर है, यहाँ के शासक थे बूंदा मीणा, और उन बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था। क्योंकि देखो, ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है, मैंने लिखा है महाभारत काल से यहाँ मत्स्य अर्थात मीणा जाति निवास करती थी। पूर्व में हाडोती क्षेत्र में केवल बूंदी ही आता था और बूंदी इनकी राजधानी थी। तो कौन सी जाति निवास करती थी यहाँ, मीणा जाति निवास करती थी। मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है, मीणाओं का यहाँ शासन था और बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा। कौन था चौहान शासक जिसने सबसे पहले यहाँ चौहान वंश की नींव रखी, तो देखिए आदि पुरुष या संस्थापक। घटना देखते जाइए। 1242 ईस्वी में देवा हाडा चौहान ने मीणाओं को परास्त कर बूंदी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। किसने, देवा। एक आपने सुना होगा, कोटा का देवा गुजर प्रसिद्ध था और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो देवा खूब प्रसिद्ध है और देवा हाडा ने, इसलिए देवा हाडा वीर शासक था चौहान राजवंश का, इसलिए लोग देवा नाम लगाने लग गए थे। तो देवा हाडा ने 1242, ये तिथि याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है। 1242 ईस्वी में मीणाओं को परास्त कर
यहाँ चौहान वंश की नींव डाली थी। देवाहाडा कौन थे? देखो सुनो, जो देवाहाडा थे वो मेवाड़ राज्य के बम्बादा ठिकाने का सामंत था। कहाँ का था सामंत? मेवाड़ का। और मेवाड़ में भी बम्बादा ठिकाने का सामंत था। ये प्रश्न बहुत लेवल का है और पूछा जा सकता है कि देवाहाडा जिसने मीणाओं से सबसे पहले हाडोती में चौहान वंश की नींव रखी, ये पूर्व में मेवाड़ का सामंत था। और कौन से ठिकाने का सामंत था? ये बम्बादा ठिकाने का। देवाहाडा ने बूंदी में गंगेश्वरी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। सुना है क्या आपने? नहीं सुना तो सुन लो। ये प्रश्न देखो, जो ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए ना, ये आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से तैयार किए गए। एग्जामिनर जो है वो प्रश्न यही से उठाता है। अब नोट्स में आपके है क्या नहीं है, अब इसका मुझे पता नहीं है, और फालतू के नोट्स भी नहीं है। ये कितने से नोट्स है और सब उनसे लिए गए, जो जो महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनने वाले हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो एक लाइन आपको याद रखनी है क्या, कि देवाहाडा ने सबसे पहले जो कि मेवाड़ में सामंत था बम्बादा ठिकाने का, उसने मीणाओं को परास्त करके और यहाँ नींव रखी थी चौहान राजवंश की। इन्होंने ही गंगेश्वरी माता मंदिर का निर्माण करवाया, याद रख लेना। और बूंदी को हाडाओं की प्रथम राजधानी बनाया था। देखिए, बूंदी जो थी वो हाडाओं की प्रथम राजधानी थी। दूसरी राजधानी कोटा बनेगी, वो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे आएगा। क्या घटना हुई थी सुनो। 1264 ईस्वी में देवाहाडा के पुत्र जिनका नाम है जैत सिंह ने क्या किया था? अकेलगढ़ कोटा के युद्ध में कोटिया भील को पराजित किया तथा इन भीलों का दमन करते हुए 1274 ईस्वी में कोटा को हाडा राजवंश की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यानी बूंदी को जो राजधानी बनाई वो किसने बनाई? देवाहाडा ने। और कोटा को राजधानी इस देवाहाडा के पुत्र है जिसका नाम है जैत सिंह। अकेलगढ़ कोटा का युद्ध हुआ, याद रखना। कोटिया भील को हराया। और आप कोटिया भील से समझ गए होंगे कि कोटा का नाम कोटिया भील के नाम से आज भी मीणाओं का बहुत लंबा यहाँ पर शासन रहा था इस क्षेत्र में। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर है और कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर है। तो कोटिया भील को परास्त किसने किया? जैत सिंह ने। कौन से युद्ध में? अकेलगढ़ कोटा का युद्ध हुआ था, तो अकेलगढ़ के युद्ध में। 1274 ईस्वी में कोटा को दूसरी राजधानी के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। ये नोट डाल के मैंने आपको लिखवा दिया। तो बूंदी संस्थापक कौन है? देवाहाडा। अगला जो शासक आएगा बूंदी का, उसका नाम है नप्पू जी। क्या नाम है? नप्पू जी। सुनो इनके लिए। इनके समय मेवाड़ महाराणा खेता ने आक्रमण कर मांडलगढ़ भीलवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। हालांकि बाद में महाराणा खेता इनके पुत्र लाल सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सुनो, नप्पू जी जो है हाडा चौहान थे और बूंदी इनके अधीन था, मांडलगढ़ भी इनके अधीन था। तो मेवाड़ के महाराणा खेता बिल्कुल इलाका के पिताजी थे महाराणा खेता। तो खेता ने जो है वो मांडलगढ़ पर अधिकार किया था। हालांकि बाद में महाराणा खेता जो है वो इनके पुत्र, किनके पुत्र है? नप्पू जी के पुत्र। नप्पू जी का पुत्र है लाल सिंह। वापस सुनो, नप्पू जी का पुत्र है लाल सिंह। उससे युद्ध करते हुए कौन? महाराणा खेता वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इसका बदला लेने के लिए महाराणा लाखा भी देखना बाद में आएंगे और आक्रमण करेंगे कि बस मुझे अब जीतना ही है बूंदी को एक बार। तो वो कसम खाते हैं और कसम किस प्रकार से पूरी उनकी होती नहीं है और काल्पनिक जो है वो दुर्ग बनाया जाता है। लाखा के बारे में मैं चर्चा करूंगा वापस। हालांकि मेवाड़ के इतिहास में हमने अच्छे से पढ़ा है। अगला शासक देख लो, बरसिंह हाडा। क्या याद करना है इनके समय? 1354 ईस्वी में इन्होंने तारे की आकृति में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखिए, राजस्थान में बात करते हैं तो दो तारागढ़ है। एक तारागढ़ अजमेर में है, जहां उड़ना पृथ्वीराज की रानी तारा रही थी, इसलिए उस दुर्ग का नाम अजमेर में तारागढ़ पड़ गया। और दूसरा तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में। इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा गुरुजी? तो एक कारण तो ये बताया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना। क्या कारण है? कि बरसिंह ने 1354 ईस्वी में क्या किया था?
बरसिंह ने 1354 ईस्वी में यहाँ पर तारे की आकृति में, स्टार तारा नहीं होता है, इस तारे की आकृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो तारे की आकृति में दुर्ग का निर्माण करवाया, इसलिए इस दुर्ग का नाम हो गया तारागढ़। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब जो दुर्ग है तारागढ़ का दुर्ग जिस पहाड़ी पर है, इस पहाड़ी पर एक विशेष औषधीय पौधा था। तो उस औषधीय पौधे के कारण यहाँ रात्रि में तारे के जैसे वो एक विशेष औषधीय पौधा था और वो रात्रि में क्या चमकता था। आपने सुना होगा कि रामायण में एक घटना आपने सुनी होगी कि जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तब हनुमान जी को सुसेन वैद्य जो है वो कहता है कि भाई संजीवनी बूटी लानी है। तो हनुमान जी ने पूछा कि भाई संजीवनी बूटी कैसी है, मुझे कैसे पता चलेगा। तब कहा था कि वो जो है रात्रि में गए थे, तो बोले सूर्योदय होने से पहले पहले लेकर के आ जाओ, और वो संजीवनी जो बूटी है वो आपको जलता हुआ, यानी उसमें की विशेषता ये है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दीपक जल रहा है, कोई तारा जल रहा है। तो इस प्रकार से वो स्वयं की विशेषता है कि संजीवनी बूटी के जो फूल है वो रात को चमकते हैं। तो इस प्रकार का पौधा यहाँ पर बताया जाता है कि इस किले के इस पहाड़ी पर, और पूरी की पूरी पहाड़ी ऐसे चमकती थी तारे के जैसे, इसलिए इस पहाड़ी पर जो दुर्ग बनाया, और इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, तारागढ़ दुर्ग। दोनों कहानी बता दी, एक तो तारे की आकृति में बनाया बरसिंह ने, दूसरा संजीवनी बूटी की कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। याद रखना, तारागढ़ का किला बरसिंह ने बनवाया था। बरसिंह हाड़ा ने तारागढ़ का किला बूंदी में बनवाया 1354 ईस्वी में। आगे देखो, अगला जो शासक है उसका नाम है हममुजी हाड़ा। इसके समय एक घटना हुई थी। इसके समय क्या घटना होती है, बड़ी घटना है, कहानी के रूप में बताऊंगा, बहुत आनंद आएगा। इसके समय मेवाड़ के महाराणा लाखा ने तारागढ़ पर आक्रमण किया, परंतु जीत नहीं पाए थे। मैंने कहा था ना कि महाराणा लाखा के पिता खेता ने मांडलगढ़ जीत लिया था, और बाद में क्या होता है, खेता की हत्या जो है वो लाल सिंह के द्वारा कर दी जाती है। तो महाराणा लाखा ये कसम लेते हैं कि मैं बूंदी को जीत करके बताऊंगा। महाराणा लाखा अपनी सेना लेकर के तारागढ़ पर जाते हैं, परंतु वो जीत नहीं पाते। अब काफी समय निकल गया, नहीं जीत पाए। हालांकि महाराणा लाखा जो है वो सच में बहुत लक्की शासक है, राजपूताने का सबसे लक्की शासक है। लक्की का मतलब होता है भाग्यशाली, और भाग्यशाली था। कुछ कारण है, मेवाड़ के इतिहास में मैंने बताए थे। पहले ही कारण ये था कि 80 साल का लाखा और 18 साल की राजकुमारी जोधपुर हंसाबाई से उनका विवाह होता है, गलती से, बिल्कुल गलती से ही हो रहा था। तो ये भाग्य की बात है। दूसरा, लाखा ने कुछ नहीं किया, और लाखा के समय जावर में चांदी की खान का पता चला। दूसरा, जावर में चांदी की खान। तीसरा लक्की कारण क्या था कि भले ही लाखा का नाम आ रहा है कि जो उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, कौन सी झील है, पिछोला झील, सबसे सुंदर राजस्थान की ऐश्वर्या कहा जाता है उसको, पिछोला झील को। पिछोला झील का निर्माण भले ही लाखा ने नहीं करवाया, लेकिन लाखा के समय होता है, इसलिए बार बार लाखा का नाम आता है। पिच्चू या चिड़ीमार नामक बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो ये हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से लाखा जो था वो सच में लकी था। और क्या कहानी यहाँ पर बनती है, देखिए कि महाराणा लाखा बूंदी को जीतने के लिए जाते हैं, परंतु जीत नहीं पाते हैं। अब इधर लाखा भी कसम बोले मैं तो जीत के जाऊंगा, इधर जीत नहीं पा रहे, अब समस्या हो गई। तब क्या किया, मेवाड़ के सरदारों ने कहा भाई एक काम करते हैं, अब आपकी कसम तो पूरी हो नहीं रही है, और जीवन भर तो हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है, ना आप रहने वाले हो, बाकी मेवाड़ पे कोई दूसरा अधिकार कर लेगा। तो लाखा को कहा आप तारागढ़ को नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, हम कृत्रिम तारागढ़ बनाते हैं। कृत्रिम तारागढ़, तो मिट्टी का टीला ऐसा इकट्ठा किया, बोले अब मान लेते हैं ये तारागढ़ है। बोले मान लिया। क्या कहा, बोले मान लेते हैं ये क्या है, तारागढ़ है। बोले मान लिया ये तारागढ़ है, अब इसे जीतना कैसे है। तो महाराणा लाखा बोले अब आप इस पे आक्रमण करो और इसको हम जीत लेंगे। तो उस मिट्टी का कृत्रिम बनाया और मिट्टी के तारागढ़ को जीत लिया। जीतने के बाद फिर महाराणा लाखा ने कहा बोले जीत तो लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ। बोले कोई हाड़ा तो यहाँ पे मरा ही नहीं, मैं कैसे मान लूं मैंने तारागढ़ जीत लिया। तब एक व्यक्ति था कुंभकर्ण हाड़ा, बिल्कुल। तब आप सोचो, मतलब कुंभकर्ण हाड़ा यहाँ पर कहते हैं कि बोले ठीक है मैं लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त करूंगा।
है ना, मुझे मार देना, तब तो मान लोगे कि भाई तारागढ़ जीत लिया। मतलब सोचो आप क्या चल रहा था उस समय इतिहास के अंदर। लाखा की कसम पूरी करने के लिए क्या किया गया, मिट्टी का तारागढ़ का किला बनाया गया। विजय प्राप्त कर ली, लाखा ने कहा भाई कोई मरना चाहिए, तब कुंभकर्ण आडा ने कहा ठीक है भाई मुझे मार लो, तुम्हारी कसम पूरी करो। सच में लाखा बहुत लकी शासक था, भाग्यशाली था। सबसे दुर्भाग्यशाली शासक की बात करें तो मैंने आपको बताया ईश्वरी सिंह जयपुर का राजपूताने का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक है। राजपूताने का सबसे सुंदर शासक कौन है, कुछ चीजें जो रट लो, अभी तक प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कथन कथन कारण के क्वेश्चन देते हैं और वो आपका एनालिसिस जानते हैं कि आपने सच में पूरा पढ़ा है कि केवल रटा है। राजपूताने का सबसे सुंदर ब्यूटीफुल शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान। राजपूताने का सबसे सुंदर राजकुमार कौन है, तो वीरमदेव, बिल्कुल कान्नड़ देव का बेटा वीरमदेव चौहान। राजपूताने की सबसे सुंदर रानी कौन है, तो रानी पद्मनी। राजपूताने की सबसे सुंदर कन्या कौन थी, तो कौन थी बताओ, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से मिट्टी का कृत्रिम किला बनाया जाता है। कुंभकर्ण हाड़ा यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसको याद रख लेना। रावण का भाई कुंभकर्ण नहीं है, ये कुंभकर्ण हाड़ा है जो सामने से आकर के बोले ठीक है भाई मुझे मार लो लेकिन तुम्हारी कसम पूरी करो। तो कुंभकर्ण हाड़ा यहाँ वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये घटना होती है लाखा के समय। अगला जो शासक है बूंदी का, उसका नाम है नारायण सिंह हाड़ा। सुनो, नारायण सिंह हाड़ा। और ये ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था, तो महाराणा सांगा का सहयोग किसने किया था, तो बूंदी का जो था शासक उस समय कौन था, नारायण सिंह हाड़ा। वो खानवा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है महाराणा सांगा के साथ। देखिए जयपुर का कौन था, मैंने आपको बताया था पृथ्वी सिंह, याद रखना है, जयपुर का पृथ्वी सिंह था जो वहां पर वीर गति को प्राप्त होता है। तो बूंदी की तरफ से कौन लड़ा था, तो नारायण सिंह हाड़ा। अब ऐसे अंदर से प्रश्न आएंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो भी जानना चाह रहे हैं कि आप प्रमाणित पुस्तकें पढ़ रहे हो या केवल नोट्स पढ़ के परीक्षा में बैठ रहे हो। तो नारायण सिंह हाड़ा खानवा युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया। अगला शासक देखते हैं सूरजमल हाड़ा। देखो सूरजमल हाड़ा के बारे में, इसके समय मेवाड़ महाराणा रतन सिंह की अहेरी महोत्सव में शिकार खेलते हुए मृत्यु हुई थी। देखिए वापस मेवाड़ की तरफ चलो। मेवाड़ में जब 1528 में 30 जनवरी 1528 महाराणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात 7 पुत्र थे लेकिन 4 पुत्रों की जीते जी मृत्यु हो गई। 3 बचे थे, एक रतन सिंह बचा था, एक विक्रमादित्य बचा था और एक हमारा उदय सिंह। विक्रमादित्य, रतन सिंह की भी हत्या हो जाती है। कहाँ हत्या हुई थी कि सूरजमल हाड़ा जिस समय बूंदी का शासक था उस समय रतन सिंह अहेरी महोत्सव मनाने के लिए आता है। अहेरी महोत्सव साल में एक बार मनाया जाता है और शिकार किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि रतन सिंह यहाँ शिकार खेलने के लिए निकला था और पता नहीं किसी ने तीर मार दिया, जो भी घटना हुई है, लेकिन रतन सिंह की हत्या हो जाती है। सांगा के 5 पुत्र चले गए, 2 ही बचे थे, एक विक्रमादित्य और दूसरा कौन था, उदय सिंह। और विक्रमादित्य की भी हत्या आपको पता है बनवीर ने कर दी थी। तब उदय सिंह को बचाया जाता है, किसके द्वारा, पन्नाधाय के द्वारा, अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि रतन सिंह की हत्या किसके समय हुई थी। अगला शासक जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है सुरजन सिंह हाड़ा। 1554 से 1585 इनका शासन काल है। कुछ अच्छी घटनाएं इनके समय होती है। बारी बारी से एक एक को हम देखेंगे। देखो ये शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न आ जाए कि बूंदी का कौन सा शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो सुरजन सिंह हाड़ा। इन्होंने खुद अकबर के सामने से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अर्थात इन्होंने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। सुरजन सिंह हाड़ा है, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि मैं अधीनता तो स्वीकार कर लूंगा मगर मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। ऐसा कहने वाला शासक सुरजन सिंह हाड़ा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का शासक कौन है, तो बूंदी का शासक है सुरजन सिंह हाड़ा। आपको याद रखना है, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, अकबर की अधीनता स्वीकार की, साथ ही द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
सुरजन सिंह हाडा के लिए 1578 ईस्वी में इनके दरबारी विद्वान जिनका नाम है चंद्रशेखर, हम सब जानते हैं, जिन्होंने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। तो चंद्रशेखर बार बार पूछा जाता है, इन्होंने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की। और ये तिथि अकबर के साथ जो संधि की थी, किसने संधि करवाई, पूरी कहानी है, देखिए। 5 मार्च 1569 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि करने वाला प्रथम हाडा शासक सुरजन सिंह था, जिसने भगवान दास के साथ संधि करके अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अर्थात भगवान दास आया था और भगवान दास के कहने पर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने इसे राव राजा की उपाधि दी थी। किसको दी थी? सुरजन सिंह हाडा को अकबर ने, क्योंकि अकबर की अधीनता स्वीकार की। साथ ही मुगल दरबार में भी उपस्थित हुए थे कौन? सुरजन सिंह हाडा। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 बार प्रश्न आ गए यहाँ से कि बूंदी का कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे। सुरजन सिंह हाडा ने अधीनता तो स्वीकार की, परंतु उन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से स्पष्ट मना कर दिया था कि भाई मैं वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। आगे देखो, अकबर ने चुनार और बनारस की जागीर इनको प्रदान की थी। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो सुरजन सिंह के लिए एक तो नागौर दरबार, अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। दूसरा, ये उपाधि अभी तक नहीं है, लेकिन याद रखना, राव राजा की उपाधि किसको दी थी? सुरजन सिंह को। क्यों दी थी? और ये संधि किसने करवाई थी? भगवान दास ने करवाई थी। चुनार और बनारस की जागीर 1585 में बनारस में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी सुरजन सिंह हाडा की। अगला शासक देखते हैं जिनका नाम है भोज हाडा। भोज 1585 से 1607 तक इनका शासन है। ये सुरजन सिंह हाडा के पुत्र थे जो बूंदी के शासक बने। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शासक क्रम से मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जनवरी 2026 में थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा था। उसमें प्रश्न ये पूछ लिया था कि अलवर के शासकों का क्रम पढ़ लिया था, वो क्रम पूछ लिया था, जबकि अधिकतर जो कोचिंग वाले हैं वो अलवर के इन शासकों को क्रम से पढ़ाते नहीं है। तो वहां शासकों का क्रम पूछ लिया था, जो हमारे आरबीएससी की बुक में पूरा स्पष्ट दिया हुआ है। तो हमें ये सब चीजें देखनी है, कहाँ से प्रश्न आएगा, तैयार रहना है। अगला शासक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है रतन सिंह हाडा। देखो, राव रतन सिंह जो जहांगीर द्वारा न्याय प्रिय होने के कारण, राय राजा और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद की उपाधि तथा 5000 का मनसब पद प्राप्त किया था। किसने? रतन सिंह हाडा ने। रतन सिंह हाडा को जहांगीर ने न्याय प्रिय होने के कारण कौन सी उपाधि दी? न्याय प्रिय होने के कारण राय राजा की उपाधि दी। दूसरा, चित्रकला प्रेमी था इसलिए बुलंद राय की उपाधि दी थी, और साथ ही 5000 का मनसब भी दिया था। किसको? रतन सिंह को। किसने दिया था? जहांगीर ने। आगे देखो, रतन सिंह हाडा को जहांगीर के दरबार का खंबा या स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर का बहुत प्रिय और खास था और अधिकतर ये जहांगीर के दरबार में हमेशा रहता था। इसलिए बूंदी के शासक रतन सिंह को जहांगीर के दरबार का खंबा या स्तंभ कहा जाता है। एक और घटना देखिए, रतन सिंह के द्वारा क्या किया गया था? रतन सिंह द्वारा बुरहानपुर एमपी में कैद। देखिए, जहांगीर ने अपने पुत्र जिसका नाम था खुर्रम शाहजहां को बुरहानपुर एमपी में कैद करवा दिया था, और रतन सिंह ने क्या किया था? शाहजहां का सहयोग किया, उस जेल से उसको निकाल दिया था। शाहजहां जब जहांगीर के बाद में शाहजहां शासक बनता है, तो शासक बनने के पश्चात क्या किया था जहांगीर ने? जहांगीर ने इनका दूसरा पुत्र माधो सिंह प्रथम को कोटा रियासत दी थी। क्यों? क्योंकि रतन सिंह का जो बड़ा पुत्र है शत्रुसल हाडा, वो तो यहाँ पर रतन सिंह के बाद शासक बन जाएगा, लेकिन दूसरा पुत्र माधो सिंह को भी कोटा की जागीर दी थी। खुश होकर के किसने? जहांगीर ने। क्या काम किया था रतन सिंह ने? रतन सिंह ने शाहजहां का सहयोग किया था, उसको बुरहानपुर एमपी कैद से निकाल दिया। अब देख लो शत्रुसल हाडा।
इन्होंने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। और ईमानदारी से बताना साथियों, अगर पुराने पेपर आप पढ़ रहे हो तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। शत्रुसाल हाडा, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुसाल हाडा ने। इसके अलावा 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों के हाथी पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार संघर्ष होता है और उस उत्तराधिकार संघर्ष में शाहजहां के जो पुत्र है औरंगजेब, दारा सिकों, मुराद, तो उत्तराधिकार संघर्ष में शत्रुसाल हाडा ने कौन सा युद्ध था? सामूगढ़ का युद्ध। इस सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों का सहयोग किया था और दारा सिकों के हाथी पर लड़ते हुए शत्रुसाल हाडा जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला शासक भाव सिंह। इसके समय बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ हुआ था। अगर देखो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है ना कभी कभी, तो वो थोड़ा सा परेशान कर देता है। इसलिए एक ही लाइन याद रखनी है भाव सिंह के लिए कि बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो भाव सिंह के समय से। अगला खास और महत्वपूर्ण शासक है अनिरुद्ध सिंह हाडा। देखो इन्होंने 1683 ईस्वी में अपनी धाय मां के पुत्र धाबाई देवा की स्मृति में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। मैंने आपको पहले वीडियो प्रारंभ हुआ ना तब मैंने आपको बताया था कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है वो अनिरुद्ध सिंह ने क्यों और किसकी याद में करवाया था। इसके पीछे एक कहानी है, एक घटना है। ऐसा कहते हैं कि अनिरुद्ध सिंह की जो धाय मां थी, अब ये धाय मां कौन होती है कि अधिकतर जो है चाहे गोरा धाय की बात करो या पन्ना धाय की बात करो, किसी की भी बात करो, कि जो राजपूत राजकुमार होते थे उन्हें उनका पालन पोषण करने या उन्हें दूध पिलाने के लिए, वो वीर हो इसलिए गुर्जर जाति की महिला होती थी, वो इन्हें दूध पिलाने के लिए उसको धाय मां के नाम से जाना जाता था, जो राजकुमारों को दूध पिलाती थी ताकि उनका पुत्र जो है वो वीर पैदा हो। तो इस धाय मां का पुत्र धाबाई देवा और अनिरुद्ध सिंह, ऐसा कहते हैं कि ये साथ में खेल रहे थे, तभी अचानक क्या होता है कि अनिरुद्ध सिंह पर टाइगर ने हमला कर दिया था। बाघ जिसे अपन कहते हैं, तो टाइगर ने, दोनों साथ में खेल रहे थे, अचानक क्या होता है कि अनिरुद्ध सिंह पर किसने, टाइगर ने हमला कर दिया और उस हमले में धाबाई जो देवा था, इसका नाम है देवा, धाबाई इसलिए नाम पड़ा क्योंकि धाय का पुत्र है। तो देवा ने क्या किया, देवा तुरंत दौड़ा और दौड़ करके उससे लड़ने लग जाता, किससे, टाइगर से, और उसने तुरंत किसको, अनिरुद्ध सिंह को बचाया था। वो लड़ता रहा और काफी समय तक वो संघर्ष करता रहा, हालांकि बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, बाद में धाबाई देवा की क्या मृत्यु हो जाती है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह जो है वो इस धा भाई यानी धाय मां से का बेटा जो क्या कहलाया, भाई कहलाया, इसलिए धाबाई नाम हुआ। तो देवा को वो कभी नहीं भूलता है और जब भी देवा को याद करता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध सिंह को पता था आज मुझे जो जीवन मिला है, मैं जिंदा हूं तो किसकी वजह से, इस देवा की वजह से। देवा ने इसकी जान बचाई थी और टाइगर से भिड़ गया था। तो ऐसा वीर पुत्र देखो था किसका, धाय मां का पुत्र देवा गुजर इसका नाम है। तो देवा ने जो है वो अनिरुद्ध सिंह की जान बचाई और जीवन भर अनिरुद्ध सिंह ने इस देवा को मिस किया, याद किया, और इसी की याद में बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। काफी प्रसिद्ध है, बार बार प्रश्न आता है, उसका कारण है कब करवाया? 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में देखो शासक कब बना? 1681 में। और शासक बनते ही इसने पहला काम यही करवाया था, अपने दा भाई देवा गुजर की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध के लिए और क्या याद करें? देखो दूसरी लाइन देख लो। 1699 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह की रानी, जिसका नाम है लाड कुंवरी नाथावत, ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। और बार बार प्रश्न आता है रानी जी की बाप या रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। किसकी रानी है ये? अनिरुद्ध सिंह हाडा की। नाम क्या है? लाड कुंवर। लाड कुंवर नाथावत ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई। कब बनवाई? 1699 में। देखो 1683 में 84 खंभों की छतरी, 1699 में रानी जी की बावड़ी। 1706 में क्या हुआ था?
देख लो। 1706 में एक घटना होती है, क्या घटना हुई सुन लो। 1706 ईस्वी में अनुरुद्ध सिंह का पुत्र, जिसका नाम है जोध सिंह हाडा, क्योंकि पढ़ेंगे तो नहीं जोध सिंह को, जोध सिंह की एक घटना हो जाती है 1706 ईस्वी में। इसी का पुत्र है, किसका, अनुरुद्ध सिंह का पुत्र बेटा, जिसका नाम है जोध सिंह हाडा, गणगौर की प्रतिमा विसर्जित करते समय नाव सहित पानी में डूबकर मर गया था। यानी गणगौर की प्रतिमा विसर्जित, गणगौर का त्योहार था और गणगौर की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए भाई साहब जोध सिंह हाडा जाते हैं और वो नाव भी डूब जाती है, गणगौर भी डूब गई और जोध सिंह भी डूब जाता है और डूबने से जोध सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तभी से एक कहावत भी प्रसिद्ध हो गई, और कहावत कौन सी है, हाडो ले डूब्यो गणगौर। केवल ये घटना यहाँ तक ही सीमित नहीं थी साथियों, आज भी इस घटना को याद किया जाता है। और बूंदी में आपको याद होगा कौन सा परिवार, ओक बूंदी का जो राज परिवार है वो आज भी गणगौर का त्योहार नहीं मनाता है। किसकी मृत्यु हो गई थी, जोधा सिंह की। जोधा सिंह की मृत्यु हो गई, जो अनिरुद्ध सिंह का बेटा था, और घटना कब की है, 1706 ईस्वी की। आज भी बूंदी का जो है ओक राज परिवार है वो गणगौर का त्योहार नहीं मनाता है, शोक के रूप में गणगौर को मनाता है, क्योंकि इस दिन मृत्यु हुई थी किसकी, जोधा सिंह हाडा की। अगला शासक देख लेते हैं। अगला शासक जो है उसका नाम है बुद्ध सिंह हाडा, काफी इंपॉर्टेंट शासक है और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके आज बनने वाले हैं। 1695 से 1739 इनका शासनकाल। देखो बुद्ध सिंह हाडा, क्या क्या घटना हुई। इसके समय बूंदी राज्य में सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप के कारण सवाई जयसिंह की बहन बुद्ध सिंह हाडा की रानी अमर कौरी ने मराठा सरदार मल्लेराव होलकर व राणोजी सिंधिया को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। क्या हुआ था गुरुजी, देखिए झगड़ा होता है, युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है। जयपुर का शासक है सवाई जयसिंह और बूंदी का बुद्ध सिंह हाडा। सवाई जयसिंह के जीजा जी है कौन, बुद्ध सिंह हाडा, बिल्कुल रियल जीजा जी। सवाई जयसिंह की खास बहन है अमर कौरी, जिसके पति है कौन, बुद्ध सिंह हाडा। तो सवाई जयसिंह के क्या लगे, जीजा जी लगे थे। और सवाई जयसिंह ने जो है वो बूंदी, ऐसा कहते हैं कि इसके कई सारे कारण बताए गए कि क्यों इनके बीच में झगड़ा हुआ था, क्योंकि सवाई जयसिंह जो है इनको मालवा की जागीर दी गई थी और मराठाओं का उस समय आक्षेप बढ़ रहा था, और बुद्ध सिंह हाडा ने जो है वो मराठाओं सवाई जयसिंह का सहयोग नहीं किया, क्योंकि सवाई जयसिंह बुद्ध सिंह हाडा के साला जी थे। तो बुद्ध सिंह हाडा ने जो है वो सवाई जयसिंह का मराठों के खिलाफ जो है वो सहयोग नहीं किया था। इससे सवाई जयसिंह जो है वो नाराज हो जाते हैं और बूंदी पर आक्रमण कर देते हैं और अपनी बहन के ही पुत्र भवानी सिंह जिनका नाम था उनकी हत्या कर दी जाती है एक मामा के द्वारा, अर्थात सवाई जयसिंह के द्वारा। अमर कौरी के पुत्र वीर गति को इसमें प्राप्त हो गए थे। अब राज्य भी इनसे छीन लिया था। तब अमर कौरी ने सुनो अपने भाई के खिलाफ, क्योंकि उसने कहा धरती पर मेरा माँ जाया भाई मेरे साथ नहीं है, उसने तो मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली, उसने तो हमसे राज्य छीन लिया। तब उसने राखी भेजी थी किसको, मराठाओं को, और मराठा सरदार कौन थे, मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया। और एक पत्र भी भेजा था जिसमें बहुत प्यारी बातें अमर कौरी ने लिखी थी कि माजाया भाई ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं राखी भेज रही हूँ और आप मेरा भाई बन करके और हमारी सहायता करो। तो बूंदी में सबसे पहले मराठाओं को आमंत्रित अगर किसी के समय हुआ वो बुद्ध सिंह हाडा के समय इनकी रानी जिनका नाम है अमर कौरी, तो अमर कौरी ने मराठा सरदार मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। क्या हुआ आगे देखो। राजस्थान में मराठाओं का सर्वप्रथम आगमन 1734 ईस्वी में बूंदी में हुआ था। बिल्कुल मराठाओं का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है, बूंदी में होता है। बूंदी में कब हुआ, 1734 ईस्वी में। दूसरा नोट आपके सामने क्या है, इसमें दूसरा नोट देखो, बुद्ध सिंह हाडा ने जजऊ युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। मुज्जम अर्थात बहादुर शाह का सहयोग किया था।
जबकि कोटा के शासक राम सिंह ने आजम का सहयोग किया था। अतः शासक बनने के बाद मुज्जम ने कोटा रियासत का बूंदी में विलय कर दिया था। ये लाइन समझो थोड़ा सा, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। देखिए, उस समय कोटा का शासक बुद्ध सिंह हाडा, बूंदी का शासक बुद्ध सिंह हाडा था, कोटा का शासक था राम सिंह। इधर लड़ाई कहाँ हो रही है? दिल्ली वालों में। किस किस के बीच में हुआ था? आजम और मुज्जम के बीच में। किसके बेटे हैं ये औरंगजेब के बेटे हैं, आजम और मुज्जम। आजम और मुज्जम के बीच में युद्ध हुआ, जजऊ का युद्ध। इसमें देखो, बुद्ध सिंह हाडा ने किसका सहयोग किया? मुज्जम का। राम सिंह ने किसका सहयोग किया? आजम का। जीत कौन गया? मुज्जम। यानी राम सिंह ने जिसका सहयोग किया था, जो कोटा का शासक था, वो आजम हार जाता है। अतः शासक बनने के बाद मुज्जम अर्थात बहादुर शाह ने क्या किया था? इस कोटा रियासत को किसमें मिलाया था? बूंदी में मिलाया था। यहां से आपका प्रश्न बनेगा कि किसके समय? बुद्ध सिंह हाडा के समय। किसके समय कोटा रियासत का विलय बूंदी रियासत में किया गया था? तो बुद्ध सिंह के समय। कहानी क्यों किया? जजऊ युद्ध के कारण। जजऊ युद्ध में बुद्ध सिंह ने मुज्जम का सहयोग किया और राम सिंह ने आजम का। आजम हार जाता है। तो बेचारा, इसलिए कहते हैं ना, राम सिंह थोड़ा सा समझना चाहिए, बीच बीच में लाडा की बुआ नहीं बनना चाहिए। गई रियासत। हालांकि फिर 1612 ईस्वी में देखो घटना देखो, 1612 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बूंदी का विलय कोटा रियासत में कर बूंदी का नामकरण जो है वो फार्रुखाबाद किया था। बाद में 1615 ईस्वी में पुनः बूंदी आजाद हुआ था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1612 नहीं होकर के 1712 है और यहाँ पर भी 1715 है। तो फर्रुखसियर उसके बाद शासक बनता है और फर्रुखसियर ने क्या किया था? बूंदी का विलय कोटा में कर दिया था। यहाँ उल्टा हुआ और फर्रुखसियर ने जो है बूंदी का नाम बदल कर क्या कर दिया? फर्रुखाबाद कर दिया था। हालांकि 1615 में पुनः बूंदी आजाद हो गया था। अगला शासक जो बनेगा उसका नाम है उम्मेद सिंह हाडा। उम्मेद सिंह हाडा। देखो, उम्मेद सिंह हाडा के लिए इनके घोड़े का नाम हुंजा था। क्या नाम था? हुंजा। एक मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि बूंदी का कौन सा शासक था जिसने अपनी स्वयं की सोने की प्रतिमा अर्थात मूर्ति बनवाई थी? तो स्वर्ण प्रतिमा बनाने वाला शासक भी कौन है? उम्मेद सिंह हाडा। ऐसे याद रख लो। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई शासक जो है वो अपनी सोने की मूर्ति, स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाए। ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। गुरुजी, किसने करवाया ये सब? उम्मेद सिंह हाडा ने। और भी करवाए। उम्मेद सिंह हाडा से जो उम्मीद नहीं थी, ऐसे ऐसे काम किए उम्मेद सिंह ने। सबसे पहले तो इनका घोड़े का नाम, घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इनका घोड़ा जिसका नाम है हुंजा, और घोड़े की भी कहानी है। किसके? उम्मेद सिंह हाडा का जो घोड़ा था हुंजा। ऐसा कहते हैं कि जो हुंजा जो घोड़ा था वो केवल राजा का इशारा तक ये समझता था। अगर उम्मेद सिंह ने इशारा किया तो घोड़ा तुरंत दौड़ के आता था। उम्मेद सिंह ने इशारा किया तो पूरा इशारों पे नाचने वाला घोड़ा था और उस समय का बहुत फेमस घोड़ा हुआ था ये, जिसका नाम है हुंजा घोड़ा। तो उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम क्या है? हुंजा। पहली लाइन। दूसरी, उम्मेद सिंह ने उम्मीद नहीं थी, स्वर्ण प्रतिमा बनाई। तीसरी, यह भी उम्मीद नहीं थी। उम्मेद सिंह का काल बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि बूंदी में इन्होंने किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला आज भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है। बहुत बहुत जोरदार ऐसे चित्र उस समय बने थे और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चित्रशाला। तो उम्मेद सिंह के लिए हमें उम्मीद नहीं थी, इतना प्यारा घोड़ा रखा, सोने की मूर्ति बनवाई, चित्रशाला का निर्माण करवाया जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और अंतिम बात क्या? उम्मेद सिंह से सच में ये तो उम्मीद नहीं थी। देखिए, हालांकि इन्हें स्वर्ग का शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। संन्यास, इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और बाद में ये श्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूंदी का कौन सा शासक था जो संन्यास धारण करने के बाद श्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुए? श्री जी नाम सुना है क्या? श्री जी का मंदिर जो है राजस्थान में, सुना होगा। बाजे चे नौबत बाजा हमारा डिग्गीपुरी का राजा, डिग्गी मालपुरा टोंक में श्री जी का प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है श्री जी का मंदिर, डिग्गी मालपुरा में। यहाँ पर श्री जी शब्द आया है
और श्री जी के लिए याद रखना है, श्री जी कौन बन गए? उम्मेद सिंह हाडा। सच में उम्मेद सिंह हाडा को पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी, पहला घोड़ा प्यारा घोड़ा था। हुंजा, सोने की प्रतिमा बनवाई, चित्रशाला बना दी और अंत में संन्यास लेकर के श्री जी के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इनका नाम है उम्मेद सिंह हाडा। अगला शासक देखो, जिनका नाम है विष्णु सिंह हाडा, और ये तो सीधा सा प्रश्न आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला बूंदी का शासक कौन था? विष्णु सिंह हाडा था। 1818 में BIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली। और अगला शासक जो है उसका नाम है राम सिंह हाडा। बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कहा ना 56 इंच का सीना रखने वाला वीर पुरुष है, सच में शेर है बूंदी का। क्या किया था इसने? इसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। किसका सहयोग किया? क्रांतिकारियों का। सुना है ना आपने, तात्या टोपे को राजकोष से 7 लाख रुपए लूटने दिए थे। भाई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कहते आजा भाई मेरे घर में से लूट के ले जाओ। आज 1000 रुपए की भी कोई चोरी करके घर में से ले जाए तो अफरा तफरी मच जाती है। उस समय 7 लाख रुपए लूटने दिए थे। मतलब ऐसा बड़ा जिगर वाला शासक सच में कौन है? राम सिंह हाडा है। सच में शेर है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ बब्बर शेर है राम सिंह। तुम्हें सैल्यूट है कि 1857 की क्रांति में जब सारे राजपूताने के शासक अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, उस समय बूंदी का राम सिंह हाडा अंग्रेजों के खिलाफ होकर के क्रांतिकारियों का तन मन धन से सहयोग किया था। बिल्कुल। और इससे ज्यादा क्या करता? तात्या टोपे को कहा लूटना है वो लूट लो, 7 लाख रुपए लूटने दिए। इसके अलावा राम सिंह हाडा ने कन्यावध और डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। और राम सिंह हाडा के समय एक बहुत 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 महान एक कवि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की? वंश भास्कर की रचना की, जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख है। वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। और आज का जो अंतिम शासक है वो बहादुर सिंह हाडा है। बूंदी को पढ़ के सच में अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर शासक आए। तो बहादुर सिंह हाडा के लिए इसके समय बूंदी रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। यानी जिस समय बूंदी रियासत का एकीकरण में विलय हुआ उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था बहादुर सिंह हाडा। बूंदी का इतिहास हमने पढ़ा। मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न इनसे बाहर अब जाने वाला नहीं है। साथियों, ज्यादा नोट्स भी नहीं है, फालतू का कचरा भी नहीं है। काम की बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर दो। ये नोट्स भी आपको प्रतिदिन मिलेंगे। देखिए, ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर है 998, एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, 999833333206। ये नंबर आप नोट कर लो। इस पे आप मुझे केवल हाय कर देना, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में जोड़ भी दूंगा और साथ ही प्रतिदिन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स बहुत कीमती है और भगवान चाहे 2026 में आपका सिलेक्शन हो। आप मेरे साथ बने रहिए, सारा मैं आपको करवाऊंगा। राजस्थान इतिहास अभी चल रहा है, उसके पश्चात कला संस्कृति बहुत जोरदार तरीके से हम पढ़ेंगे। सारे की सारी कला संस्कृति को हम ट्रिक और कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और आप भी कहोगे वाह भाई गुरुजी, आनंद आ गया। आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा तो तुरंत मैं आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे विभिन्न प्रकार के त्योहार है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है, नृत्य है, वो हमें याद नहीं होते हैं। उसी समय याद कराऊंगा और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक के साथ कहानी भी आपके सामने प्रस्तुत होगी। बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। अभी इतिहास चल रहा है तो इतिहास को ध्यान से पढ़ो। आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे पे विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।